Assalamu alaikum. Ask Your Pharmacist Maryum is back here with another informative lecture about the pharmaceutical care planning. In this lecture, I will be telling you about the pharmaceutical care planning and general terminologies for the pharmaceutical care planning and the general pharmaceutical care planning for the onco, nephro, and hematology and other clinical toxicology factors. So before starting this lecture, I will tell you that this lecture is going to be very informative about the pharmaceutical care planning and how the physician and the pharmacist should design a pharmaceutical care plan for their patients ताकि उनकी जो डायग्नोसिस और जो ट्रीटमेंट है वो बेहतर से बेहतरीन हो सके. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर आई विल काइंडली रिक्वेस्ट यू कि मेरा ये चैनल आस्क योर फार्मासिस्ट मरियम को सब्सक्राइब कर दें एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन ऑन ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर सकें. और इस वीडियो को काइंडली लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें अपने फेलोज के साथ. सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर अबाउट द फार्मास्यूटिकल केयर प्लानिंग. इन दिस लेक्चर हम आपको बताएंगे कि जनरल टर्मिनोलॉजीज जो कि फार्मास्यूटिकल केयर प्लानिंग में यूज होती हैं. हमने अपनी असेसमेंट प्लानिंग डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट प्लान कैसे बनाना है इन दी ओंकोलॉजी नेफ्रोलॉजी हेमाटोलॉजी और डिफरेंट फील्ड्स में, और क्या क्या कंप्लाइंस और एडहेरेंस रिलेटेड इश्यू आ जाते हैं पेशेंट को इन देयर फार्मास्यूटिकल केयर प्लानिंग. सो विदाउट एनी डिले चलो आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं. तो फार्मास्यूटिकल केयर प्लानिंग में हम करते क्या है? तो फार्मास्यूटिकल केयर प्लानिंग में हम असेस करते हैं फार्मास्यूटिकल केयर प्लानिंग में establish a therapeutic relationship between the assessment केयर प्लान एंड इवेलुएशन ऑफ द पेशेंट. असेसमेंट में हम क्या करते हैं, जैसे कि नेम से इंडिकेट कर रहा है कि हम इंश्योर करते हैं कि जितने भी ड्रग जो पेशेंट को जा रहे हैं ना वो उसकी इंडिकेशन के मुताबिक है, यानी उसकी स्टेट उसकी जो कंडीशन है उसके मुताबिक उसको जा रहे हैं. असेसमेंट में हम ये असेस करते हैं इंश्योर ऑल द ड्रग थेरेपी इज इंडिकेटेड इफेक्टिव एंड सेफ एंड कन्वीनियंट, यानी जितने भी ड्रग्स पेशेंट को जा रहे हैं वो उसकी कंडीशन के मुताबिक इंडिकेटेड है, वो उसके लिए इफेक्टिव है, सेफ है और कन्वीनियंट भी है. उसको कोई ऐसा एडीआर कोर्स नहीं करवा रहे जो कि उसके लिए ज्यादा हार्मफुल हो सकता है. आइडेंटिफाई द ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम. पेशेंट कोई थेरेपी के बाद कोई पेशेंट को प्रॉब्लम स्टार्ट होगी है, फिर हमने उसको आइडेंटिफाई करना है कि किस मेडिकेशन की वजह से जो उसको करंट इंडिकेशन में दिया जा रहा है उसको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ रहा है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक पेशेंट है उसकी असेसमेंट कर रहे हैं और उसकी फार्मास्यूटिकल केयर प्लान डिजाइन कर रहे हैं, वो है पेशेंट टीबी का. टीबी के पेशेंट का वो अब वो कह रहा है कि मेरी जब से मैंने ये स्टार्ट किया है उसके एलएफटीज हाई होने लग गए हैं, या फिर वो पेशेंट खुद बता रहा है कि उसकी जो आई साइड है वो ब्लर होने लग गई है. तो ये क्या है, आइडेंटिफाई द ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यानी उसको ड्रग लेने के बाद जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहे हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है. केयर प्लानिंग में क्या करना है, वो जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है हमने उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करना है. यानी जो अथेम्बिटोल है ड्रग एंटीटीपी ड्रग जिसकी वजह से ब्लर ब्लर इन द विजन आ जाती है, हमने वो उसको स्टॉप करवा देनी है. और कोई ठीक है, अचीव थेरापेटिक गोल्स. थेरापेटिक गोल क्या है? एंड प्रिवेंट ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, या कोई भी प्रिवेंट कोई ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम या थेरेपी रिलेटेड प्रॉब्लम कोई आ रहा है उसको हमने प्रिवेंट करना है, रिजोल्व करना है, थेरेपेटिक गोल भी अचीव करना है और कोई भी थेरेपेटिक प्रॉब्लम को हमने प्रिवेंट भी करना है. एवेल्युएशन में हम क्या क्या देखेंगे? रिकॉर्ड एक्चुअल पेशेंट आउटकम्स एंड एवेल्युएट द प्रोग्रेस इन द मीटिंग एंड द थेरेपेटिक गोल्स एंड रीअसेस फॉर द प्रॉब्लम. एवेल्युएशन में हमने ये देखना है कि पेशेंट आउटकम्स जो है वो उस थेरेपी की वजह से आ रहे हैं, या फिर जिस थेरेपेटिक गोल को अचीव करने के लिए हम उसको थेरेपी दे रहे थे वो उसके अंदर अचीव हो रही है. एंड रीअसेस फॉर द न्यू प्रॉब्लम, और ये देखना है रीअसेस करना है हमने कि क्या उसको कोई और न्यू प्रॉब्लम उसकी वजह से आ रही है, और उसके साथ हमने असेसमेंट केयर प्लान और वैल्यूएशन के साथ हमने उसको फॉलो अप भी करना है. असेसमेंट की उसके बाद फॉलो अप किया, केयर प्लान बनाया उसके बाद फॉलो अप किया, वैल्यूएशन की उसके बाद भी फॉलो अप किया, ताकि हम उसका असेसमेंट केयर प्लान के दरमियान एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप बना सकें. तो फार्मास्यूटिकल केयर प्लान होता क्या है, इसका गोल क्या है? द गोल ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर इज टू ऑप्टिमाइज द पेशेंट हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ. पेशेंट को बेहतरीन क्वालिटी ऑफ लाइफ दें हम, एंड अचीव पॉजिटिव क्लिनिकल आउटकम्स विद रियलिस्टिक इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर्स. सबसे पहले पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी करें, अचीव करें पॉजिटिव क्लिनिकल आउटकम्स, यानी जो भी हमारे पास थेरेपेटिक आउटकम रिक्वायर्ड है वो लाए, और दूसरा हम पेशेंट को इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर पर इसका इलाज करें, यानी जो हम इलाज पेशेंट को दे रहे हैं वो इलाज उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करे, जिस वजह से जिस मकसद के लिए हम इसका इलाज कर रहे हैं वो भी अचीव हो, और दूसरा वो इलाज जो है वो सस्ता भी हो और उसके लिए इकोनॉमिक हो. थेरापेटिक केयर प्लानिंग अगर हम देखें तो हम थेरापेटिक केयर प्लानिंग करते हुए क्या क्या चीजें जो हम अपने जहन में रखते हैं. अगर हम मी के लिहाज से देखें
यानी पेशेंट के हवाले से देखें तो हम पेशेंट की एज देखेंगे। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। अच्छा, थेरेपेटिक केयर प्लान बनाने के लिए हम पेशेंट की एज देखेंगे, पेशेंट की जेंडर देखेंगे, पेशेंट के एटीट्यूड एंड बिलीफ देखेंगे, एंड पेशेंट का मेंटल स्टेट और उसकी हेल्थ स्टेट देखेंगे। अगर हम उसकी इमीडिएट कम्युनिटी या इमीडिएट सर्कमस्टेंसेस देख रहे हैं तो हम उसके रिलेशनशिप्स देखेंगे, उसका वर्क एंड इनवॉलंटियरिंग एक्टिविटीज देखेंगे, उसकी एजुकेशन एंड लर्निंग देखेंगे कि जो हम उसको समझाना चाह रहे हैं उसके केयर प्लान के बारे में वो क्या वो समझ रहा है। फिर हम उसकी लेयर एंड सोशल एक्टिविटीज लाइव देखेंगे, होम एंड लोकल कम्युनिटी एंड फाइनेंसिंग एंड उसके रिसोर्सेज देखेंगे कि जो हम उसके लिए फार्मास्यूटिकल केयर प्लान कर रहे हैं क्या उसके लिए महंगा तो नहीं है, या क्या कोई ऐसा फार्मास्यूटिकल केयर प्लान मौजूद है जो कि महंगा है मगर वो पेशेंट अमीर है वो अफोर्ड कर सकता है, तो हम उसके फाइनेंस तो रिसोर्सेज के मुताबिक उसके लिए फार्मास्यूटिकल केयर प्लान डिजाइन करेंगे। वाइडर इन्वायरमेंट में अगर हम देखें पेशेंट के तो हम उससे कल्चर एंड सोशल एटीट्यूड देखेंगे, यानी जो आप उसके लिए केयर प्लान डिजाइन कर रहे हो वो उसके जो है वो उसके कल्चर और उसके सोशल एटीट्यूड्स के मुताबिक है या नहीं, उसके इकोनॉमिक के मुताबिक है या नहीं, लॉज एंड पॉलिसीज के वो वायलेशन तो नहीं कर रहा वो केयर प्लान, या पब्लिक सर्विसेज या नेशनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी को तो नहीं वो थ्रेट कर रहा वो केयर प्लान। ठीक है, फिर आ जाता है फार्मास्यूटिकल केयर प्लान, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फार्मास्यूटिकल केयर प्लान में हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे नॉन क्लिनिशियन फैक्टर्स हैं, नॉन क्लिनिकल फैक्टर हैं, ये जो ऊपर मैंने आपको बताया ये भी नॉन क्लिनिकल फैक्टर्स हैं और ये भी नॉन क्लिनिकल फैक्टर्स हैं। सबसे जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो पेशेंट की क्लिनिकल फैक्टर्स ही हमारे प्रायोरिटी पे होंगे, यानी पेशेंट की क्या डायग्नोस्टिक स्टेट है, पेशेंट की लैब टेस्टिंग क्या आ रही है, पेशेंट के असेसमेंट क्या हो रही है, वो सारे फैक्टर्स जो है वो होंगे ही होंगे। यहाँ पे हम उसके क्लिनिकल फैक्टर्स देखेंगे। क्लिनिकल फैक्टर्स में क्या क्या आ जाता है, फिजिकल फंक्शनल स्टेटस क्या है पेशेंट का, पेशेंट की कोमोर्बिड इलनेस क्या है, प्रिंसिपल डायग्नोसिस क्या है, पेशेंट की सिवियरिटी क्या है, उस डायग्नोसिस की एक्यूट क्लिनिकल स्टेबिलिटी हम कैसे अचीव करेंगे, और पेशेंट की एज और उसकी सेक्स क्या है। फिर हम जो फार्मास्यूटिकल केयर प्लान पेशेंट फैक्टर वो ये थे। ठीक है, और जो नॉन क्लिनिशियन फैक्टर्स हैं वो है हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है पेशेंट की, ये सारे नॉन क्लिनिकल फैक्टर्स हैं, उसका कल्चर, उसका एथनिक, उसका मजहब क्या है, उसकी सोशो इकोनॉमिक एट्रीब्यूट्स, उसके बिलीफ और उसके बिहेवियर्स। उसके अलावा उस पेशेंट के साइकोलॉजिकल कोग्निटिव एंड साइको सोशल फंक्शनिंग देखेंगे और पेशेंट एटीट्यूड एंड प्रेफरेंसेस देखेंगे। तो ये सारे के सारे पेशेंट फैक्टर जो हैं जो नॉन क्लिनिकल हैं। अब पेशेंट क्लिनिकल फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि उस आउटकम पे डिपेंड करते हैं, यानी जो उसके ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस और रैंडम इवेंट्स के बाद जो उसके आउटकम्स आएंगे फार्मास्यूटिकल केयर प्लान में, उसके हम देखेंगे कि क्या फार्मास्यूटिकल केयर प्लान में पेशेंट आउटकम्स में वो सर्वाइवल करता है, एक्यूट क्लिनिकल स्टेबिलिटी उसके अंदर आती है, ये सेवेरिटी और एक्सटेंट ऑफ द जो डिजीज है डायग्नोसिस है वो कम हुई है या नहीं, कॉम्प्लिकेशन और जो इट्रोजेनिक इलनेस कॉम्प्लिकेशंस आती हैं और इट्रोजेनिक इलनेस होती है जो उसको थेरेपी से रिलेटेड इलनेस आ रही है, यानी जो हम उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसकी वजह से उसको जो इलनेस हो रही है वो इट्रोजेनिक इलनेस होगी, वो उस किसी डायग्नोस्टिक टेस्ट की वजह से भी हो सकती है और वो उस थेरेपी की वजह से भी हो सकती है। जैसे हम कहते हैं कि एक्सरेस कैन लीड टू कैंसर, और एनी थेरेपी फॉर एग्जांपल जिससे मैंने आपको पहले एंटीटीबी ड्रग की एग्जांपल दी, एंटीटीबी ड्रग जो है वो आपको हेपेटोटॉक्सिक इफेक्ट, रीनल टॉक्सिसिटी और आपको ऑटोटॉक्सिसिटी और आपकी कान खराब कर सकता है, आपकी नजर खराब कर सकता है। तो ये इट्रोजेनिक इलनेस है जो कि उसके थेरेपी से रिलेटेड आ सकती है। फिजिकल फंक्शनल स्टेटस देखने और नॉन क्लिनिकल फैक्टर में हमने देखना है कि क्या पेशेंट अपनी थेरेपी से सेटिस्फाई है। केयर प्लानिंग में ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, पहले पेशेंट्स को ना हेपेटाइटिस में इंटरफेरॉन लगा करते थे, उस इंटरफेरॉन की वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा मल्टीपल बॉडी साइड्स पर साइड इफेक्ट आते थे। तो पेशेंट क्या होता था, वो इलाज से भागता था, वो कहता था कि ये थेरेपी भी इतनी ठीक नहीं है जो मुझे ट्रीट कर सके, वो लॉन्ग टर्म के लिए इंटरफेरॉन उसको लगना होता था। तो पेशेंट की सेटिस्फेक्शन नहीं रहती थी, पेशेंट उस साइड इफेक्ट्स एडीआरस की वजह से उस थेरेपी से भागता था। फिर रिसोर्सेज कौन कौन से यूज हो रहे हैं और जो हेल्थ रिलेटेड क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या क्या है। आगे आ जाती है हमारी फार्मास्यूटिकल केयर प्लानिंग में हमारा गोल क्या होता है, हमारा गोल ये होता है कि कॉस्ट कम से कम हो और ट्रीटमेंट की वैल्यू जो हो वो सबसे ज्यादा हो, यानी हमारी जो ट्रीटमेंट हो वो हमारा कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो और उसकी वैल्यू भी अच्छी हो, क्वालिटी ऑफ द ट्रीटमेंट वो भी अच्छी हो। फार्मास्यूटिकल केयर प्लानिंग में अगर फार्मास्यूटिकल केयर प्लानिंग इज अ सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस विच हैव द थ्री प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। क्या होता है, आइडेंटिफाई
पहला क्या है, आइडेंटिफाई द पेशेंट एक्चुअल पोटेंशियल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। ये आइडेंटिफाई करना है कि पेशेंट को एक्चुअली ड्रग की वजह से सबसे बड़ा मसला क्या आ रहा है। फिर हमने उसको आइडेंटिफाई करने के बाद, क्योंकि सबसे बड़ा, जब देखें हमने फार्मास्यूटिकल केयर प्लानिंग करनी है, तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है ना कि आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम क्या है, फिर हम उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करना है, रिजोल्व द पेशेंट एक्चुअल ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। और फिर हमने अपने फार्मास्यूटिकल केयर प्लान के नेक्स्ट प्लानिंग में क्या करना है कि उस ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम को हमने प्रिवेंट करना है। आइडेंटिफाई, रिजोल्व एंड प्रिवेंट। डेफिनेशन ऑफ द फार्मास्यूटिकल केयर प्लानिंग अगर हम जाएं, तो पीसी इज इंडिविजुअलाइज्ड comprehensive medication therapy planned on clearly defined therapeutic goals। इंडिविजुअलाइज होगा, हर पेशेंट का अलग फार्मास्यूटिकल केयर प्लान बनेगा। कंप्रिहेंसिव मेडिकेशन थेरेपी बेस्ड ऑन क्लियरली डिफाइंड थेरेपेटिक गोल्स, यानी वो जो थेरेपेटिक केयर प्लानिंग हम बना रहे हैं वो डिफाइंड थेरेपेटिक गोल्स के ऊपर होगा। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द फिजिशियन बी इन्फॉर्म अबाउट द केयर प्लान टू इंश्योर द कॉमन गोल। अगर फार्मासिस्ट जो है वो पेशेंट का फार्मास्यूटिकल केयर प्लान बना रहा है, तो फिजिशियन को भी वो केयर प्लान पता होना चाहिए, ताकि वो कॉमन गोल के ऊपर वर्क करें, इंश्योर करें कि हम आइडेंटिफाई करें, रिजोल्व करें एंड प्रिवेंट करें एनी ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम। Patient should also be informed about the general content of the care plan as mean of gaining their agreement regarding the drug therapy। और पेशेंट को भी पता होना चाहिए कि वो क्या क्या जनरल फार्मास्यूटिकल केयर प्लान को फॉलो कर रहा है, ताकि वो उसके मुताबिक अपने एग्रीमेंट गेन करे। एक्टिविटीज इन द फार्मास्यूटिकल केयर प्लानिंग क्रिएट पेशेंट डेटाबेस। तो क्या क्या हम फार्मास्यूटिकल केयर प्लान में क्या करते हैं, पहले हम सबसे पहले पेशेंट का डेटाबेस बनाते हैं, उसके अंदर हम उसके सारे लैब टेस्ट, उसके उसकी करंट डायग्नोसिस, उसकी एट्रीब्यूट्स और करंट मेडिकेशन सारा कुछ डालते हैं। पेशेंट डेमोग्राफिक्स, डायग्नोसिस एंड पास्ट मेडिकेशन हिस्ट्री, प्रेजेंट एंड मेडिकेशन हिस्ट्री हम डालेंगे। मेडिकेशन एलर्जीज एंड इंटॉलरेंसेस डालेंगे। स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन या फिर कोई भी ड्रग हिस्ट्री इसकी इस तरह की है वो डालेंगे। अब लैब एंड फिजिकल एग्जाम रिजल्ट्स डालेंगे। रीनल एंड लीवर फंक्शन रिजल्ट्स डालेंगे। यानी हम उसका पूरा का पूरा डेटाबेस बना लेंगे, उसकी मेडिकेशन, उसकी डेमोग्राफिक, उसकी डायग्नोसिस, उसके पास मेडिकल हिस्ट्री, उसकी प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री, उसकी प्रेजेंट मेडिकेशन, मेडिकेशन एलर्जीज क्या क्या है, उसको स्मोकिंग या फिर कोई ड्रग यूज कर रहा है, कोई अब्नॉर्मल लैब रिजल्ट्स आ रहे हैं, या फिर उसका कोई अब्नॉर्मल लैब रिजल्ट या फिर लीवर फंक्शन, एलएफटीज वगैरह सारा हम उसके उसी केयर प्लान में ऐड करेंगे, उसकी डेटाबेस में। केयर प्लानिंग डेटाबेस बनाने के बाद जो सेकंड स्टेप होगा वो होगा असेस द ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स। असेस करनी है हमने कौन कौन सी उसको ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ रही हैं। असेस द पेशेंट ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, determine whether the drug related problems are being treated, determine whether the current drug therapy is appropriate for that patient, determine whether the additional therapy is needed, and determine if any drug related problem may have been caused by the medication। क्या करना है हमने ऐसा ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम में, कोई ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम उसको आ रही है, क्या जो ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम उसको आ रही थी केयर प्लानिंग में उसको हमने ट्रीट कर दिया है, क्या वो ड्रग थेरेपी उसके लिए अप्रोप्रिएट है, क्या एडिशनल ड्रग थेरेपी उसको नीडेड है, ये क्या कोई ड्रग रिलेटेड मेडिकेशन जो है उसको अभी कोई हो रही है, अगर हो रही है तो उसकी वजह क्या है, क्या कोर्स ऑफ एक्शन है उस ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम का। ठीक है, डेटाबेस भी बना ली, असेस द ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम भी कर लिया। फिर क्या करना है हमने, असेस द ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम में फिर क्या करना है, मोस्ट ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम आर नॉट रिसीविंग इंडिकेटेड। क्यों हो सकते हैं ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पेशेंट अपनी इंडिकेशन के मुताबिक मेडिकेशन यूज नहीं कर रहा, पेशेंट जो है वो रिसीविंग द रॉन्ग ड्रग, या द पेशेंट हैविंग द रिसीविंग द लिटिल ड्रग, यानी पेशेंट बहुत कम एंटीबायोटिक ले रहा है जिसकी वजह से उसको ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम क्या हो सकती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। पेशेंट रिसीविंग टू मच ड्रग, पेशेंट को बहुत ज्यादा ड्रग जा रही है। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को 5 ग्राम से ज्यादा पैरासीटामोल एक दिन में जा रही है, तो पेशेंट इज रिसीविंग टू मच ऑफ द ड्रग। तो इसे असेस ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आएगी, असेस उसकी एलएफटीज जो है वो अफेक्टेड होंगी। फिर हमने एक्सपीरियंस की एडवर्स इफेक्ट रिलेटेड मेडिकेशन, क्या उसको एडवर्स रिएक्शन आ रही है एक्सपीरियंस ड्यू टू द मेडिकेशन, या एक्सपीरियंस इन द ड्रग इंटरेक्शंस। हम 2-3 ड्रग उसको एक साथ दे रहे हैं, फिर हमने देखना है कि क्या उन ड्रग्स की आपस में कोई इंटरेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम वारफरिन के साथ एस्पिरिन दे रहे हैं, तो वारफरिन और एस्पिरिन दोनों के दोनों एंटीकोगुलेंट ड्रग्स हैं, तो वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे और ब्लड थिनिंग ज्यादा कर देंगे, जिसकी वजह से पेशेंट में चांसेस ऑफ द ब्लीडिंग हो सकती है। या फिर हम दो स्टैटिक और जो है वो और
एंटीबायोटिक दे रहे हैं पेशेंट को एक साथ जिसकी वजह से ड्रग इंटरेक्शन हो रही है, या हम पेशेंट को नॉट रिसीविंग द ड्रग जो होगा उसको प्रिस्क्राइब हुई है, अपने प्रिस्क्रिप्शन से अलग कोई गलत ड्रग वो रिसीव कर रहा है, रिसीविंग अ ड्रग विच इज देयर इज नो वैलिड मेडिकल इंडिकेशन, या फिर हम उसको कोई ऐसी मेडिकेशन दे रहे हैं जिसकी कोई उसकी मेडिकल इंडिकेशन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट को विटामिन डी जा रहा है और पेशेंट का विटामिन डी डेफिशिएंसी की कोई इंडिकेशन ही नहीं है, पेशेंट जो है वो बुखार के साथ पड़ा हुआ है, उसको विटामिन डी लगा रहे हैं तो उसको विटामिन डी की कोई इंडिकेशन नहीं है। तो रिसीविंग अ ड्रग विच इज नॉट बीन वैलिड फॉर इज करंट मेडिकल कंडीशन, यानी वो ड्रग उसकी करंट मेडिकल कंडीशन के मुताबिक इंडिकेटेड नहीं है। फिर आ जाती है एक्टिविटीज ऑफ द फार्मास्यूटिकल केयर प्लानिंग में। नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, क्या क्या पहला स्टेप है, पहला स्टेप है क्रिएट पेशेंट डेटाबेस, दूसरा स्टेप है असेस ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, तीसरा स्टेप भी यही है, ड्रग असेस रिलेटेड प्रॉब्लम हमने असेस करनी है, चौथा तीसरा पॉइंट है इस्टेब्लिश थेरेपेटिक गोल्स। अब हमने देख लिया उसका डेटाबेस क्या है, उसको क्या, उसकी क्या करंट कंडीशन है, उसकी क्या करंट कंडीशन है, उसकी क्या हिस्ट्री है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है। अब हमने क्या करना है, उसका थेरेपेटिक गोल हमने डिजाइन करना है। थेरेपेटिक गोल शुड बी डिफाइंड रियलिस्टिक एंड इफ पॉसिबल मेजरेबल होना चाहिए। सो मोस्ट थेरेपेटिक गोल्स रिलेटेड टू, क्या क्या थेरेपेटिक गोल्स के रिलेट करने हैं, अप्रोच नॉर्मल फिजियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव है तो हमने क्या करना है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करना है। तो क्या क्या होगा, अप्रोच नॉर्मल फिजियोलॉजी के जाना है। पेशेंट को पैथोफिजियोलॉजी हुई है, हमने क्या करना है, उसकी उस पैथोफिजियोलॉजी को, उसके हाई ब्लड प्रेशर को हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी के पास लेके जाना है, उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज करना है। स्लो प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज, फॉर एग्जाम्पल हमारा ये थेरेपेटिक गोल है कि हमने कैंसर की प्रोग्रेशन को कम करना है। कैंसर बहुत फास्टली जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, हमने उसकी प्रोग्रेशन को स्टॉप करना है या फिर उसको स्लो करना है। एलिवेट सिम्टम्स, ऑप्टिमाइज पेस कंट्रोल। एलिवेटेड सिम्टम्स क्या है, पेन बहुत ज्यादा हो रही है तो हमने उसकी पेन को ऑप्टिमाइज करना है। या प्रिवेंट एनी एडवर्स इफेक्ट, कंट्रोल मेडिकेशन कॉस्ट, यानी हमने उसको थेराप्यूटिक जो ड्रग दे रहे हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। एजुकेट द पेशेंट अबाउट हिज और मेडिकेशन। एस्टैब्लिश थेरेपेटिक गोल्स के बाद अब क्या है, स्पेसिफाई मॉनिटरिंग पैरामीटर, यानी अब हमने उसको थेरेपी दे रहे हैं तो हमने थेरेपी के दौरान उसकी क्या क्या पैरामीटर मॉनिटर करने हैं। फाइनली, मॉनिटर पैरामीटर मस्ट बी हेल्पफुल स्पेसिफाइड सो दैट द पेशेंट प्रोग्रेशन शुड बी फॉलोड। ये देखना कि हम पेशेंट को एंटी हाइपरटेंसिव दे रहे हैं तो क्या उसका जो ब्लड प्रेशर है वो लोअर हो रहा है, अगर हम उसको एंटी कैंसर थेरेपी दे रहे हैं तो क्या उसकी कैंसर प्रोग्रेशन जो है वो कम हो रही है। मॉनिटर पैरामीटर should must be including potential adverse effect, और हमने मॉनिटरिंग में उसके एडवर्स इफेक्ट को भी देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उसको एआर भी दे रहे हैं तो उसको ड्राई कफ हो रही है तो हमने उसके पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट को भी मॉनिटर करना है। डिटरमाइन द डिजायर एंड पॉइंट्स फॉर ईच पैरामीटर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉनिटरिंग, एंड हमने डिटरमाइन करना है डिजायर एंड पॉइंट कि क्या उसकी मेडिकेशन से एंड पॉइंट आ रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग क्या है, क्या हमने उसका एलएफटी एक हफ्ते में करना है, या क्या हमने उसका सीबीसी, अगर वो डेंगू का पेशेंट है तो क्या हमने उसकी मॉनिटरिंग डेली करनी है, या क्या हमने उसकी मॉनिटरिंग वीकली करनी है, या क्या हमने उसकी मॉनिटरिंग जो है वो सीबीसी की मंथली करनी है या आफ्टर 6 मंथ करनी है। यानी अगर वो पेशेंट कैंसर से ट्रीट हो गया है तो हमने उसका जो कैंसर की रिकरेंस है उसके लिए टेस्ट 6 मंथ के बाद करना है या मंथ एनुअली करना है। तो हमने ये भी डिटरमाइन करना है कि हमने अपनी फ्रिक्वेंसी ऑफ मॉनिटरिंग कितनी रखनी है। फिर आ जाता है डॉक्यूमेंट द पेशेंट प्रोग्रेस। पेशेंट की असेसमेंट भी कर ली, पेशेंट की डॉक्यूमेंटेशन भी कर ली, पेशेंट के लिए थेरेपेटिक गोल भी दे लिए, पेशेंट के लिए मॉनिटरिंग गोल्स भी दे दिए। अब हमने पेशेंट के प्रोग्रेशन को हमने मॉनिटर करना है, डॉक्यूमेंट करना है। द फार्मासिस्ट एवेलुएट एंड डॉक्यूमेंट द पेशेंट प्रोग्रेशन इन अचीविंग द डिजायर्ड थेरेपेटिक गोल्स एंड अवॉइडेंस ऑफ द पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट। पेशेंट ने डॉक्यूमेंट सॉरी फार्मासिस्ट ने डॉक्यूमेंट करना है, एवेलुएट करना है पेशेंट को और उसके डिजायर थेरेपेटिक गोल्स को डॉक्यूमेंट करना है और अवॉइड करना है थेरेपेटिक कोई भी पोटेंशियल अगर एडवर्स इफेक्ट आ रहा है। द फार्मास्यूटिकल केयर प्लानिंग इज अपडेटेड ईच मेजर चेंज इन द पेशेंट स्टेटस। एक्टिविटीज इन फार्मास्यूटिकल केयर प्लान क्या है, उसके बाद हमने लास्ट स्टेप में हमने इसको फॉलो अप करना है। रीअसेस पेशेंट कंडीशन एंड गोल्स, मेडिकेशन रिकंसिलेशन करनी है, पोटेंशियल इंटरेक्शन देखनी है, मेडिकेशन काउंसलिंग करनी है, स्पेसिफाई मॉनिटरिंग पैरामीटर,
with the end of the point and achieve therapeutic goal and check the adherence. Summary क्या आ जाएगी पेशेंट की? Patient pharmaceutical care planning is essential step in direct care planning which mainly emphasize on the curing of the disease, slowing in the progression of the disease, reducing the severity and the symptoms, minimizing the drug-related problem, and reduction of the cost of the therapy, and ensure the adherence and follow-up. पेशेंट का डिजीज भी क्योर हो, पेशेंट की जो डिजीज प्रोग्रेशन है वो भी कम हो, पेशेंट की डिजीज प्रोग्रेशन भी कम हो, रिड्यूसिंग द सिवियरिटी ऑफ द डिजीज, मिनिमाइज ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, और कोस्ट इफेक्टिव भी होनी चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि वो ड्रग से वो एडहेयर हो. What are the current addition to the pharmaceutical care planning process, medication therapy and management services? सबसे पहले हमने क्या करना है, मेडिकेशन रिव्यू देखना है. मेडिकेशन रिव्यू कौन करेगा? मेडिकेशन रिव्यू में हमने देखना है कि पेशेंट ब्रिंग्स ऑल मेडिकेशन प्रिस्क्रिप्शन, आइदर वो ओटीसी है या, ठीक है, एंड फार्मासिस्ट एवेलुएट द रेजिमेन एप्रोप्रिएटनेस. अब फार्मास्यूटिकल केयर प्लानिंग को सिर्फ उन फार्मा पेशेंट में जो कि एडमिट हैं, हम फार्मेसी में ले जाते हैं उस फार्मास्यूटिकल केयर प्लान को करंट एडिशन के साथ. यानी अगर फार्मासिस्ट के पास कोई मेडिकेशन रिव्यू के लिए आई है मेडिकेशन, ठीक है, तो वो देखेगा कि जितनी भी उसको रेजिमेंट जा रही है क्या वो उसी कंडीशन के मुताबिक अप्रोप्रिएट है, उसके आउटकम्स क्या होंगे, अप्रोप्रिएट मेडिकेशन एंड डोजिंग एंड रेजिमेंट आइडेंटिफाइड. अप्रोप्रिएट मेडिकेशन, डोज ठीक जा रही है, डोज रेजिमेंट भी ठीक जा रही है. अननेसेसरी मेडिकेशन आइडेंटिफाइड, कौन कौन सी मेडिकेशन डॉक्टर ने अननेसेसरी लिख के दे दी है उनको आइडेंटिफाई करना है. अडेरेंस ऑफ द मेडिकेशन थेरेपी इज एवेलुएटेड, पेशेंट को जो थेरेपी जा रही है क्या वो उसको एडहेयर है. एडहेरेंस का मतलब होता है कि पेशेंट अपनी मेडिकेशन के साथ एडहेयर है, यानी वो अगर उसको डेली की मेडिकेशन लिख के दी गई है क्या वो डेली का डेली ले रहा है 3 टाइम्स अ डे, या क्या वो 2 दिन में ले रहा है, या जब उसको जब याद आता है वो तब मेडिकेशन ले लेता है. एडहेरेंस होती है कि जिस तरह उसको जिस डोज और फ्रिक्वेंसी में उसको मेडिकेशन जो है वो प्रिस्क्राइब की गई है वो उसी के मुताबिक अपनी मेडिकेशन यूज कर रहा है. अनट्रीटेड कंडीशन आर आइडेंटिफाइड, कौन कौन सी कंडीशन उसकी अनट्रीटेड छोड़ दी गई है. फॉर एग्जांपल कैंसर के पेशेंट को एंटी कैंसर ट्रीटमेंट जा रहा है और साथ उसको वॉमिटिंग बहुत ज्यादा आ रही है, बट डॉक्टर ने उसकी वॉमिटिंग की कंडीशन को अनट्रीटेड छोड़ दिया है और पेशेंट जो है वो नथिंग पर ओरल पे चला गया है और उसका कुछ खाने पीने का दिल नहीं कर रहा और पेशेंट ने उसको डॉक्टर ने उसको कोई फ्लूइड्स नहीं लिख के दिए, कोई टीपीएन नहीं लिख के दी और उसकी उस कंडीशन को अनट्रीटेड छोड़ दिया है. मेडिकेशन कॉस्ट एवेलुएट करना है कि क्या जो मेडिकेशन कॉस्ट उस प्रिस्क्रिप्शन पे लिखी हुई है क्या वो कॉस्ट इफेक्टिव है, सोशो इकोनॉमिक जा रही है पेशेंट की, क्या पेशेंट उसको अफोर्ड कर सकता है. एजुकेशन ऑन appropriate यूज ऑफ मेडिकेशन एंड इन इम्पोर्टेंट ऑफ मेडिकेशन adherence is provided. Personal medication record PMR, patient receive a record of all current medication. पेशेंट के पास अपना सारा का सारा पर्सनल मेडिकेशन रिकॉर्ड पड़ा हुआ है. पेशेंट इज encouraged टू बी एक्टिव इन हिज ओन मेडिकेशन मैनेजमेंट. पेशेंट अपना मेडिकेशन रिकॉर्ड खुद रखे, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान और इंडिया और बाकी इस तरह के कंट्रीज में इस तरह का सिस्टम नहीं आया है जिसमें पेशेंट का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखा जा सके. तो पेशेंट को खुद इनकरेज करें कि वो अपना मेडिकेशन रिकॉर्ड, उसको किस किस मेडिकेशन से एलर्जी है, वो पास में कौन कौन सी एंटीबायोटिक यूज करता रहा है, कौन कौन सी एंटीबायोटिक से उसको एलर्जी हो जाती है, किन किन मेडिकेशन उसके लिए ज्यादा सुटेबल रहती हैं. तो पेशेंट अपना पर्सनल रिकॉर्ड खुद रखे तो ये बेहतर होगा. इंटरवीन और रेफरल, when our drug related issues are identified, the pharmacist will intervene and collaborate with the physician to resolve the current medication problem. फार्मासिस्ट ने कोई जो है वो इशू इन द प्रिस्क्रिप्शन आइडेंटिफाई किया है तो फार्मासिस्ट इज नॉट ऑथराइज्ड, फार्मासिस्ट की अथॉरिटी नहीं है कि वो खुद उस प्रिस्क्रिप्शन को चेंज करे. बाय रूल फार्मासिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए विद फिजिशियन और उसकी कंसल्टेशन और उसको उसके साथ कम्युनिकेशन के बाद फार्मासिस्ट जो है वो डॉक्टर को ये सिर्फ और सिर्फ सजेस्ट कर सकता है कि इस मेडिकेशन के बजाय इसको ये मेडिकेशन देनी चाहिए. फार्मासिस्ट ये अथॉरिटी नहीं रखता कि वो पेशेंट की मेडिकेशन खुद चेंज करे. तो पेशेंट की अगर मेडिकेशन चेंज करनी है या फार्मासिस्ट ने कोई प्रॉब्लम ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई निकाली आइडेंटिफाई की है
तो वो खुद नहीं चेंज करेगा, वो डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके चेंज करेगा. Tool aid for recommended for the patient required help in organizing their medicine. कोई टूल या एड दे देंगे पेशेंट को. फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को कहेंगे कि आप अलार्म लगा लें, या आप अपना टाइमलाइन सेट कर लें कि आपने इस वक्त अपने आपने जो मेडिसिन है वो यूज करनी है. यानी पेशेंट को हम उनका मेडिकेशन बॉक्स दे दें, या फिर हम उसको कहते हैं वीकली पिल ऑर्गेनाइजर दे दें पेशेंट को. वीकली पिल ऑर्गेनाइजर होता है, वो बॉक्सेस होते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट सेक्शन बने होते हैं, उसके बाद मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे की लेबल लगे होते हैं. तो पेशेंट क्या करेगा, मंडे की सारी मेडिकेशन एक दिन में डाल देगा. तो आगे अगर 3 टाइम्स अ डे मेडिकेशन जा रही है, तो वो 3 टाइम्स अ डे वाली भी होती है टूल रेड. या फिर वो अलार्म भी लगा सकता है, या फिर वो पील ऑर्गेनाइजर भी यूज कर सकता है, या जिसको मेडिकेशन बॉक्स कहते हैं वो भी यूज कर सकता है. A physician refer is made when the problem is complex and multifactorial. और फिजिशियन प्रॉब्लम को रेफर कर सकता है, फिजिशियन चेंज कर सकता है, डॉक्टर खुद नहीं कर सकता, फिजिशियन फार्मासिस्ट खुद नहीं मेडिकेशन चेंज कर सकते. क्योंकि डॉक्टर ने उसकी जो है वो एडीआर ओवर थेरेप्यूटिक इफेक्ट की रेशो निकाल कर उस पेशेंट को वो मेडिकेशन जो है वो दी होती है. माइट भी कोई बैक पे कोई रीजन हो, या फिर जो ड्रग ऑफ चॉइस आप उस कंडीशन के लिए देख रहे हैं, माइट भी पेशेंट उससे एलर्जिक हो उससे वो, या फिर कोई और मेडिकेशन यूज कर रहा है जिससे उसकी इंटरेक्शन हो. तो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस जो कि डॉक्टर जो है वो मेडिकेशन नहीं दे सकता. डॉक्यूमेंट एंड फॉलो. फार्मासिस्ट विल डॉक्यूमेंट एंड प्रोवाइड फीडबैक टू द फिजिशियन अबाउट द फाइंडिंग एंड द आउटकम्स. अगर पेशेंट के कोई पर्ची है या कोई पेशेंट का कोई फॉर्म है, तो फार्मासिस्ट अपने नीचे नोट्स डाल सकता है कि क्या 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 मैं फीडबैक देना चाहता हूँ अबाउट द रेजिमेन, या क्या क्या मेरे आउटकम्स हैं इस रेजिमेन के बारे में, क्या पॉसिबल आउटकम्स एडीआर्स आ सकते हैं इस मेडिकेशन के बारे में, और क्या क्या इसमें चेंजिंग करनी चाहिए. तो फार्मासिस्ट इन द क्लिनिकल सेटअप अपने नीचे नोट्स डाल सकता है. Continuity of the care is enhanced and the pharmacist is established as a number of the healthcare teams. आगे रेफरेंसेस हैं इस सेक्शन के. रेफरेंसेस जो मैंने डाल दिए हैं इस बुक के इस चैप्टर के. उसके बाद हम आ जाते हैं इसके फार्मासिस्ट केयर प्लानिंग में. इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्मास्यूटिकल केयर प्लानिंग, जिसको हम कहते हैं SOP, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान. The Subjective Objective Assessment Plan (SOP) is an acronym representing widely used method of documentation in veterinary and human medicine. The SOP या Subjective Objective Assessment Plan is a way of healthcare worker to document their thinking and structure in an organized way. वो अपनी पेशेंट की क्या क्या सवाल पूछे, क्या क्या उसकी रिपोर्ट्स हैं, उनको इन ऑर्गेनाइज्ड वे अगर ले आता है, तो वो सोप कहलाते हैं. The SOP reminds clinician of specific task while providing a framework for evaluating information. तो फार्मास्यूटिकल की जो ये सोप प्लानिंग है ना, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट प्लान, ये फार्मास्यूटिकल केयर प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. इसमें डॉक्टर क्या करता है, एक फ्रेमवर्क डिजाइन कर लेता है अब रिगार्डिंग द इंफॉर्मेशन एंड स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट केयर प्लानिंग के हवाले से. इट ऑल्सो प्रोवाइड कोग्निटिव फ्रेमवर्क for clinical reasoning and help avoid bias essentially common in new doctors. The SOP help guide students and veterinarians to use their clinical reasons to assess, diagnose, and treat a patient based on the information provided in the history, patient evaluation, and diagnostics. यानी पेशेंट कौन कौन से डायग्नोस्टिक्स टेस्ट किए, पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, और पेशेंट एवेल्युएशन के बाद उन्होंने पेशेंट से क्या असेस किया, पेशेंट की क्या फाइनल डायग्नोसिस की, और क्या ट्रीटमेंट प्लान पेशेंट के लिए सजेस्ट किया. SOP आर essential piece of information about the health status of the patient as well as the communication document between veterinarians and physicians. The structure of this document serve as a cognitive aid and a potential index to retrieve information for learning and the course. इस में ये बता देता है as you progress through your career, यानी जो जूनियर्स होते हैं वो SOPs के जो भी पेशेंट PWDT होता है उसको फुली फिल कर देते हैं, मगर जैसे जैसे आपका फिर वर्क एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो आप डायग्नोसिस आपकी जो होती है वो फास्ट हो जाती है और आपको प्रॉपर SOP बनाने की जरूरत नहीं होती.
As you progress through your career and learn certain illness script, your SOP may become more brief. While you are a student and have sufficient time to work on building this illness script, your SOP should be as complete and in-depth as possible to aid in your learning. क्या करते हैं आपको, जब आप एसओपी डिजाइन एसओएपी आप जब आप का एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो आप पेशेंट की असेस और डायग्नोसिस टेस्ट देने के बाद ही आप ये पेशेंट को असेस कर लेते हैं कि इसको क्या करंट इलनेस है, उसके लिए क्या क्या मेडिकेशन देनी चाहिए। तो पूरा एस ओ ए पी फिल करने की जरूरत नहीं होती उस कंडीशन में, और अगर आप स्टूडेंट और लर्निंग फेज में हो तो आपको पूरा एस ओ ए पी फिल करना चाहिए। इस वीडियो के एंड पे मैं एक एस ओ ए पी डाल भी दूंगी, या फिर मैं इसी वीडियो के पार्ट 2 में एक एस ओ पी ई डाल दूंगी जो कि पी डब्ल्यू टी कहलाता है, पेशेंट असेसमेंट फॉर्म, वर्कअप फॉर्म। वो आपको आई होप बहुत हेल्प करेगी। स्ट्रक्चर क्या होती है, फोर हेडिंग ऑफ द एस ओ ए पी: सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, assessment and plan. Each heading is described below. Subjective को हम पहले explain करते हैं। This is the first heading of the SOAP. Documentation under the heading comes the subjective experience with the patient. How do they appear to feel to you that morning? यानी आप जब वो आया आपके सामने तो आपने उससे देखकर क्या फील किया, क्या क्या वो बहुत ज्यादा पेल था, क्या वो आपको एनीमिक लगा, या क्या आपको लगा कि ये पेशेंट जो है वो क्या आपने कोई स्पेशली मॉनिटरिंग की उस पेशेंट की जो आपको लगा कि इस पेशेंट को ये बीमारी हो सकती है। इन 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 दी इन पेशेंट सेटिंग इन टर्म इंफॉर्मेशन इज इंक्लूड हियर, दिस सेक्शन प्रोवाइड कंटेंट फॉर द असेसमेंट एंड प्लान। तो क्या क्या सब्जेक्टिव में आ जाता है, चीफ कंप्लेन आ जाती है और आ जाती है आपकी हिस्ट्री। क्या आ जाती है, सब्जेक्टिव में चीफ कंप्लेन आ जाती है और आपकी हिस्ट्री आ जाती है। तो सबसे पहले हम सीसी पढ़ते हैं। The CC or presenting problem or the chief complaint for which the patient or pet is being evaluated. This can be symptoms, condition, and previous diagnosis or another short essay statement that describe why the pet is hospitalized. यानी कोई स्पेशल सिम्टम्स, कोई कंडीशन या प्रीवियस हिस्ट्री या फिर कोई रिजल्ट आपके सामने पड़े हुए हैं जो बता रहा है कि ये पेट या जो है वो क्यों हॉस्पिटलाइज हुआ है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे पेशेंट पेशेंट करूंगी ना तो आप शायद कंफ्यूज कर जाओ, तो मैं आपको याद करवाने के लिए यहाँ पे पेशेंट को मैंने रिप्लेस कर दिया विद द पेट, ताकि आपको ये अच्छी तरह याद हो जाए। द सीसी सिमिलर टू द टाइटल ऑफ द पेपर अलाउइंग रीडर टू सेंस, यानी अगर आप सीसी पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पेशेंट को चीफ कंप्लेंट होती क्या है। और मोस्टली इस एसओपी में सबसे पहले जो है वो चीफ कंप्लेंट ही का सेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ हमारा जो पेट है उसको क्रोनिक लार्ज बोल डायरिया है, डिक्रीज एपेटाइट है एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। तो ये इस करंट कंडीशन के साथ जो हमारा पेशेंट है वो आया है। अब मैं इस पूरे एसओएपी में आपको इस पेट को अवेलुएट करके दिखाऊंगी जो कि क्रोनिक लार्ज बॉल डायरिया, डिक्रीज एपेटाइट और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के साथ आया हुआ है। इन योर हिस्ट्री टेकिंग अ पेट ओनर्स मे हैव मल्टीपल सीसीज एंड देयर फर्स्ट कंप्लेंट may not be most significant one. माइट भी आते हैं पेशेंट तो वो बहुत बड़ी अपनी हिस्ट्री बताना शुरू कर देते हैं, जी मेरे मोरन हो पीड़ हैगी, मुझे सांस नहीं आता, मैं उठती हूँ तो मुझे ये होता है, मुझे वो होता है, अभी मुझे बुखार है, अभी मुझे हाइपरटेंशन के साथ आया हुआ है। तो पेशेंट जो है वो अपनी हिस्ट्री बड़ी डिस्क्राइब करके बड़ी ही एक्सप्लेनेशन के साथ बताते हैं। मगर अब ये डॉक्टर का काम है कि उसने उसकी जो है ना फर्स्ट कंप्लेंट को, कौन सी कंप्लेंट को उसने सिग्निफिकेंट करना है और कौन सी कंप्लेंट को उसने सिग्निफिकेंट नहीं करना। जैसे पेशेंट कहता है मैं नहाता हूँ तो मैं गीला हो जाता हूँ, अब ये उसकी सिग्निफिकेंट वन डायग्नोसिस नहीं है, ये उसकी चीफ कंप्लेंट नहीं हो सकती इन अ फन वे। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। तो दस यू शुड इनकरेज क्लाइंट टू स्टेट देयर प्रॉब्लम। दैट्स, आपने अपने क्लाइंट को या अपने पेशेंट को अपने अपने प्रॉब्लम बताते बताते देना चाहिए कि वो बताए कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट ये आपने बाद में वैल्यूएट करना है कि कौन सी जो प्रॉब्लम है वो सिग्निफिकेंट है और कौन सी प्रॉब्लम सिग्निफिकेंट नहीं है। While paying attention to the details, discover the most compelling problems, identify the more main problem, and must occur to perform the effective treatment diagnosis. History of the present illness, HPI. The HPI begins with a simple one-line opening statement, include the patient age, neuter status, and reason to for the visit. पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट न्यूट्रल स्टेटस में है कि नहीं, और रीजन फॉर द विजिट। फॉर एग्जाम्पल 5 year old MC डोमेस्टिक शॉर्ट हेयर कैट है जो कि न्यूटर्ड है या न्यूटर्ड नहीं है,
presenting strain for urinated or for about straining of urinated about for 24 hours से वो strain urinate कर रही है. This is section where you can elaborate on the chief complaint and regimen often used for organizing HPI history of the present illness. तो हम उसको ओल्ड कैट से कर देते हैं. ओल्ड कैट में OLD ऑनसेट लोकेशन ड्यूरेशन और कैट में आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक एलिवेटिंग और टेम्पोरल फैक्टर्स एंड सिविरिटी. ऑनसेट में कब ये सिम्टम्स को बिगेन हुए, बट दिस चीफ कंप्लेंट बिगेन, लोकेशन चीफ कंप्लेंट कहाँ पे लोकेट है, पेन कहाँ हो रही है, ड्यूरेशन हाउ लॉन्ग हैज द सीसी हैज बीन गोइंग ऑन, कब से कहाँ पर और कितने दिनों से उसको ये मसला आ रहा है, characterization how does the client describe the chief complaint, elevated and aggravating factors, what makes the chief complaint better or worse, temporal factors, is the chief complaint worse or better at a certain time of the day, severity क्या severity है, स्केल करें आपको दर्द कितने लेवल पे हो रही है, 1 लेवल 2 लेवल 10, severe पेन हो रही है, moderate पेन हो रही है, bearable पेन हो रही है या slight पेन हो रही है. It is important for you to focus on the quality and clarity of the patient knows and rather to excessive detail. Excessive detail नहीं डालनी, बस आपको जो लगी जो चीज अहम है आपकी डायग्नोसिस के लिए वो आपने अपने SOAP में ऐड ऑन करना है. आगे आ जाती है हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री, पर्टिनेंट करंट और पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, जनरल हेल्थ कंडीशन क्या है, यूटीडी और द वैक्सीन और द एफटी एचडब्ल्यू प्रिवेंशन के लिए उसने क्या क्या किया, ट्रैवल हिस्ट्री कहाँ पे आपका पेट ट्रैवल करता रहा है, अडोप्शन उस पेट को आपने कहाँ से अडोप्ट किया है. करंट मेडिकेशन एलर्जीज, करंट मेडिकेशन एंड एलर्जीज आर द लिस्टेड अंडर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सेक्शंस, यानी कि मेडिकेशन इसको एलर्जी है. However, it is important that with medication documented to include in the medication name, dose, route, and often use. जैसे gabapentin 600 mg orally every 4 to 6 hours for the 5 days. ऑब्जेक्टिव में हम देखते हैं. अब आ जाते हैं सब्जेक्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव में हम ये डाटा पेशेंट से इनकाउंटर करते हैं. वाइटल साइंस क्या है पेशेंट के, फिजिकल एग्जाम फाइंडिंग क्या है, लैब डाटा, इमेजिंग रिसर्च, अदर डायग्नोसिस, और कोई और डॉक्टर के पास वो गए तो उसने क्या रिकमेंड किया, रिकॉग्निशन एंड रिव्यू ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ अदर क्लिनिशियन, यानी आपने उसको किसी न्यूरोलॉजी के स्पेशलिस्ट के पास भेजा, उसको किसी कार्डियोलॉजी के स्पेशलिस्ट के पास भेजा, तो उसने अपने क्या रिव्यूज दिए. असेसमेंट, असेस करना है कि प्रॉब्लम क्या है. डिसेक्शन डॉक्यूमेंट of the synthesis subjective and objective evidence to arrive the list of possible diagnosis. फिर आप अपने लिस्ट ऑफ पॉसिबल डायग्नोसिस लिख देने क्या क्या पॉसिबल डायग्नोसिस हो सकते हैं. This is the assessment of the patient status through the analysis of the problem, possible interaction and problems, and change in the status of the problem element include. Problem क्या है, list of the problem in order of the importance. A problem is often high yield versus low yield, यानी कौन सी हाई yield वाली प्रॉब्लम है और कौन सी लो yield वाली प्रॉब्लम है, यानी किस डायग्नोसिस को आपने इंक्लूड करना है और किसको नहीं इंक्लूड करना. हाई yield प्रॉब्लम हैव इधर narrow list of differential diagnosis, weight loss with rabies, appetite, middle-aged cat, or are the life-threatening severe bradycardia. क्या है अब जो लो यील्ड की है कि जब भाई जब हमने इसको इस रेबियन एपेटाइट ब्रांड की जब हमने उसको खाना देना शुरू किया तो उसका वेट लॉस हो गया, या सिवियर ब्राडिकार्डिया. हाई यील्ड डायग्नोसिस क्या है, सिवियर ब्राडिकार्डिया, और वेट लॉस क्या है, लो यील्ड डायग्नोसिस है. Low yield problems are often reported owners and are specific, usually the life threatening, or have very long differential list. Anorexia, lethargy, inappropriate in appetiteness, mildly decreased potential. Differential diagnosis करनी है, यानी हमने प्रॉब्लम असेसमेंट के बाद हमने असेसमेंट में उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस करनी है. This is a list of the possible diagnosis for most of the least likely that those process behind the list. This is where the decision making process is explained in depth, including should be the possible or other diagnosis may include, for example, problem one क्या differential diagnosis discussion underline the utilized that the differential diagnosis feel like. फिर हमने उसको जो है ना उसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर देनी कि इसको मसला क्या है. फिर हमने क्या करना है उसके लिए प्लान डिजाइन करना है, क्या क्या डायग्नोस्टिक प्लान और क्या क्या ट्रीटमेंट प्लान उसके लिए करना है. डायग्नोस्टिक प्लान क्यों डिफाइन करना है, अपनी उस डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, और ट्रीटमेंट प्लान क्या है, जो डायग्नोसिस आपने की है उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है. दिस सेक्शन डिटेल्स द नीड ऑफ द एडिशनल टेस्टिंग और ट्रीटमेंट टू एड्रेस द पेशेंट प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन ऑफ द
प्रायोरिटी डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ योर असेसमेंट, यानी कौन सा लो यील्ड का डायग्नोसिस और कौन सी हाई यील्ड डायग्नोसिस आपने की, उसके बेस पे आपने प्रायोरिटी करनी है कि हमने उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या क्या करवाना है. दिस सेक्शन हैव्स future clinician understanding what needs to be done in the next and why the chosen the test were performed. यानी ये बताएगा कि क्यों डॉक्टर ने ये टेस्ट करवाए, क्या वजह थी इसके बिहाइंड. उसे ये देखना था कि उसके वेट लॉस के पीछे कहीं उसके ऐसा तो नहीं है कि उसके पेट में कीड़े हैं और उन्होंने उसकी वैक्सीनेशन नहीं करवाई, उसकी डिवॉर्मिंग नहीं करवाई हुई. State which testing is needed and rationale for choosing each test to resolve diagnostic ambiguities. And ideally, what the next would be the positive or negative diagnostic plan, therapy needed, therapeutic treatment plan. Then आपने उसको at the end of your plan look at the test you have chosen for each problem and develop comprehensive communication plan that you will use to speak with the owner. This may involve the discussion of pros and cons of the certain diagnostic and therapeutic options. आपने उसको बता देना है कि आप उसको जो थेरेपी दे रहे हैं या उसको डायग्नोस्टिक प्लान दे रहे हैं उसके क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स है, क्या क्या फायदे नुकसान है. Therapeutic plan you detail in your plan, or it may be quick update of depending on the state of the patient. A comprehensive SOP has to take into account all subjective and objective information and accurately assess and create patient specific assessment plan. तो यहाँ से हमने पेशेंट का प्रॉपर एसओपी ए नोट्स बनाने हैं और हमने असेस करना है कि पेशेंट की जो है करंट कंडीशन के मुताबिक उसको हमने क्या क्या असेस किया है. तो यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है. आई होप दिस लेक्चर वुड बी क्वाइट इन्फॉर्मेटिव फॉर यू. अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो काइंडली मेरे इस चैनल आस्क योर फार्मासिस्ट को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और अपने बाकी क्लिनिशियन एंड फार्मासिस्ट और डॉक्टर और फिजिशियन के साथ ये फार्मास्यूटिकल केयर प्लानिंग के लेक्चर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और वो इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सके. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.